नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आनंद में? चलिए, बहुत बढ़िया। सभी को राम राम। जो अपना जूनियर अकाउंटेंट के लिए हम टॉपिक कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। मैंने आपसे कहा था कि जो बेसिक्स आपने पढ़े हैं उसके बाद मैं आपके साथ एक ऐसा फॉर्मूला लेके आऊँगा या हम ऐसी कैलकुलेशन सीखेंगे जिसके बाद आपको कैसा भी क्वेश्चन कंप्यूटेशन से रिलेटेड, मतलब कि रिलेशन बिटवीन द, आपके कह लीजिए कि जितने भी आपके एनएनपी, एनडीपी, जीडीपी हैं, या रिलेशन बिटवीन द कि मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस का क्या रिलेशन है, या ये एनडीपी कैसे आ रहा है, जीएनपी कैसे आ रहा है, इनका कैसा भी सूत्र आ जाए आप उसको चुटकियों में हल कर लेंगे। हाँ, बस आपको थोड़ी सी मेरे साथ 10-15 मिनट के लिए अभी जो मैं एक्सरसाइज करूंगा मेरे साथ मिलकर वो एक्सरसाइज करनी है। इतना आपको लेकिन मेरे साथ धैर्य बना के रखना है। चलो स्टार्ट करें मित्र। चलिए, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय में मैंने आपको लास्ट जो लेक्चर हुआ था, लेक्चर में मैंने जब आपके साथ डिस्कस किया था तो आपको मैंने कुछ 2-3 बातें बताई थी। जब महत्वपूर्ण शब्दावली में आपके साथ डिस्कस कर रहा था तो उसमें मैंने आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करी थी। क्या डिस्कस करी थी? कि एक आपसे मैंने निवल अप्रत्यक्ष कर के बारे में बात करी थी। निवल अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या था साहब ये? अप्रत्यक्ष में से सरकारी सहायता या मैं कहूँ सब्सिडी हटा देते हैं तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। एक तो हमने ये देखा था ना, इसको पकड़ के चलना। एक हमने देखा था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसमें क्या देखा था? नेट फैक्टर ऑफ इनकम अब्रॉड में हमने इसमें देखा था भैया कि हमने बाहर से कितना पैसा कमाया और बाहर वाले ने हमारे देश से कितना पैसा कमाया। उसके बाद देखेंगे भैया व्यापार नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, ये हमने देखा था। एक चीज और हमने देखी थी, डेप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। ये तीन फंडे अगर आपको ध्यान है ना, तो आप कैसा भी जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस कुछ भी आ जाए आप आराम से कर पाएंगे। चलिए, एक छोटा सा अभ्यास है, उसको आप मेरे साथ कीजिएगा। ठीक है मित्र? चलिए, जीएनपी मार्केट प्राइस यहां से लेके चलो। मैंने आपको क्या बताया था? जैसे वो जीडीपी था और आपको ग्रॉस से नेट पे आना है तो क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, यही बताया था ना। और डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है तो क्या करना पड़ेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको माइनस या प्लस जो भी होगा वो करना पड़ेगा। यही आपको बताया था ना मैंने। अब चलो थोड़ा सा खेल खेलते हैं। जीएनपी है, इस जीएनपी में से यदि मैं डेप्रिसिएशन घटा दूं तो क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन घटाते ही साहब जो ग्रॉस है वो नेट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? एनएनपी मार्केट प्राइस बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, अच्छा, इस जीएनपी में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये मैं घटा देता हूं तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? राष्ट्रीय से क्या बन जाएगा? जीडीपी मार्केट प्राइस बन जाएगा। बन जाएगा ना? चलिए, अच्छा, मैंने आपको बताया कि अप्रत्यक्ष कर, यदि मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें से माइनस कर देता हूं तो क्या बन जाएगा? ये जो मार्केट प्राइस है ये फैक्टर कॉस्ट बन जाएगी ना। ये तीन ही सूत्र आपको ध्यान में रखने हैं बस। अब इसके बारे में हम लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं। जो नए विद्यार्थी सीधे दूसरा लेक्चर देख रहे हैं, एक बार मित्र पहला वाला लेक्चर देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जूनियर अकाउंटेंट का इकोनॉमिक्स वाले बैच में। ये तीनों क्लियर हो गए? अब हम हमारा यही काम करते रहते हैं, जो हमने तीनों ऊपर घटाए ना वही हम हर प्रत्येक में से एक एक में से घटाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या निकल के आता है, वो आपको मालूम पड़ जाएगा। अब ये क्या? एनएनपी। ठीक है, इस एनएनपी से यदि मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड घटा दूंगा तो क्या बच जाएगा? या राष्ट्रीय है ना, तो क्या बन जाएगा?
एनडीपी बच जाएगा। क्या बच जाएगा मित्र? एनडीपी बन जाएगा। और वो भी कौन सा बच जाएगा? ऊपर मार्केट प्राइस है तो नीचे भी मार्केट प्राइस रहेगा, यही है ना। अच्छा, इसमें से यदि मैं इनडायरेक्ट टैक्स घटा दूं तो, यदि इसमें से मैं इनडायरेक्ट टैक्स घटा दूं तो ये जो मार्केट प्राइस है ये क्या हो जाएगा? अब फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। यही किया ना हमने, इनडायरेक्ट टैक्स घटाएंगे तो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो नेट हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम घटाएंगे तो डोमेस्टिक आ जाएगा। ये तीन ही बातें आपको ध्यान में रखनी थी। देखो, एक पुस्तक आती है घटना चक्र, है ना, उस घटना चक्र में इकोनॉमी वाला एक बुक लिया ना आप, उसमें इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, जितने भी पीसीएस में और आईएएस में आए हुए हैं। आपके सब्जेक्ट, आपके सिलेबस के रिलेटेड जो जो टॉपिक है उसके प्रश्न वहां से निकाल लेना। प्रश्न आपके 60 से 70% उसी में से आ जाएंगे। और ये जो मैं आपको जो डायग्राम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये कंप्यूटेशन में मैंने घटना चक्र से उठाई है, मुझे बहुत पसंद है ये, है ना, कितनी सरल है। चलिए, ये आपको फैक्टर कॉस्ट आ गई, क्लियर है। अब देखो, ये क्या है? जीडीपी। इस जीडीपी में से यदि मैं डेप्रिसिएशन घटा दूं तो, इस जीडीपी से मैंने ये डेप्रिसिएशन घटा दी, और डेप्रिसिएशन घटाती ये क्या हो जाएगा? जीडीपी एनडीपी मार्केट प्राइस बन जाएगी। एक मिनट में तो चालू है ना? ठीक है मित्र, चलिए मित्र। हाँ, सॉरी फॉर 1 मिनट भैया, इंपॉर्टेंट कॉल था। हाँ, अब हमने क्या किया, इसमें से जो डेप्रिसिएशन माइनस किया तो यही आ गया ना, एनडीपी मार्केट प्राइस। एनडीपी मार्केट प्राइस आ गया। अब समझो, इस जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में से यदि मैं डेप्रिसिएशन घटा दूं, क्या डेप्रिसिएशन घटा दूं तो यही आ जाएगा ना, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा दिया तो क्या आ जाएगा? आपके एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा ना। चलिए, इस जीएनपी फैक्टर कॉस्ट है क्या, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट में से यदि मैं नेट फैक्टर इनकम ऑफ फर्म अब्रॉड ये हटा दूं तो जो जीडीपी है वो मुझे मिल जाएगा ना। लो साहब, ये जीडीपी मिल गया मुझे, कोई संकट। और ये भी कौन सा? वही फैक्टर कॉस्ट। ये क्या? फैक्टर कॉस्ट। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, इसको तो आप एक इनिशियली तो रट ही लेना, बाद में समझते रहना। ये जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट है ना मेरे मित्र, यही नेशनल इनकम कहलाता है। यही क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है। यही क्या कहलाता है मित्र? नेशनल इनकम कहलाता है। क्लियर है? एग्जाम में पूछा जाता है कि नेशनल इनकम किसको कहते हैं, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, या नेशनल इनकम पूछेंगे और आगे आपको फॉर्मूला दे देंगे, जैसे जीएनपी माइनस एनएफआई नेट फैक्टर इनकम, या जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, फिर उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। आप तो ये बस चीज घटाते जाओ और प्राप्त करते जाओ, आपको मालूम पड़ जाएगा। अगर नेशनल इनकम आ गया तो इट मीन्स एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है आपको। आरएस में ऐसा ही एक प्रश्न पूछा था, ये जब पूरा हो जाएगा तो मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर कर लूंगा। ठीक है मित्र। अब और क्या रह गया इसमें से? हाँ, ये मार्केट प्राइस में ना, एनडीपी मार्केट प्राइस में है। इसमें से यदि मैं इनडायरेक्ट टैक्स घटा दूंगा तो क्या बन जाएगा? एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा।
क्लियर। ये एनएनपी है, एनएनपी से मुझे एनडीपी पे आना है, मतलब नेशनल से मुझे डोमेस्टिक पे आना है, तो क्या करूंगा, नेट फैक्टर इनकम इसमें से भी घटा दूंगा। ये क्या है, ग्रॉस है, ग्रॉस से मुझे नेट पर आना है तो क्या करूंगा मैं, डेप्रिसिएशन घटा दूंगा, तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। एक बार मेरे कहने पर ये एक्सरसाइज जो मैंने करी है ये आप भी कर लेना, ये आप भी मेरे मित्र एक बार कर लेना, तो उसके बाद देखना आपको इससे आने वाले जो ये समीकरण आते हैं इसमें आपका कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देख लिया, हमने कंप्यूटेशन देख ली, कंप्यूटेशन इन द सेंस कि कैसे कैसे भैया आपको ये एनडीपी एनएनपी ये सब निकालने। अब एक दो चीज और है वो और समझ लो, एक सेकंड। ठीक है, चलो दो तीन कुछ फॉर्मूलाज हैं या दो तीन कुछ बेसिक्स बातें हैं उनको और देख लो, बेसिकली अपने लास्ट सेशन में रह गई थी। तो एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी पर्सनल इनकम से क्या तात्पर्य। मैं दो तीन बातें आपको बोलूंगा, उन पर ध्यान रखना। एक तो होती है मित्र पर्सनल इनकम, आपको क्या समझना है, पर्सनल इनकम क्या होती है। और पर्सनल इनकम से एक बनती है आपके डिस्पोजल इनकम, ये आपको समझना है। एक आपको समझना है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ये तीन बातें और आपको समझनी है, इसके बाद आपके फंडे सारे क्लियर हो जाएंगे। आरएस के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा अलग डायमेंशन में पढ़ेंगे, लेकिन मूल बातें तो ये दोबारा आएंगी ही आएंगी। पर्सनल इनकम की बात करता हूँ, मतलब व्यक्ति का है। अगर आपसे कोई पूछे भाई तुम्हारी आय कितनी है, अगर कोई नौकरी करता है साहब 10,000 रुपये मिलती, तो कहते साहब 10,000 रुपये ये मेरी आय है। व्यक्ति का है, कौन सी आय होती है, जो देश को नागरिकों को वास्तव में प्राप्त होती है। देश के नागरिकों को वास्तव में प्राप्त होती है। अपना सुबह हिंदी का एक बैच और चलता है आरएस मेंस के लिए, और ध्यान रखना जूनियर अकाउंटेंट में आपके हिंदी भी आएगी, जूनियर अकाउंटेंट में आपके हिंदी भी आएगी। नागरिकों में ध्यान रखना जो ई की मात्रा आएगी वो कैसी आएगी, छोटी ई की मात्रा आएगी। देश के नागरिकों को वास्तव में जो प्राप्त होता है वही क्या कहता है, पर्सनल इनकम कहलाता है। क्लियर, स्पष्ट है, मतलब जो आय प्राप्त होती है, समझ गए। ये तो हो गई आपकी पर्सनल इनकम। उसके बाद आती है आपकी डिस्पोजल इनकम। क्या है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, इसको क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। डिस्पोजल से क्या तात्पर्य, जो भैया आप खर्च कर देते हो। क्लियर है ना। जैसे कोई परिवार व्यक्ति है, अपने परिवार में वो बजट बनाता है, साहब 10,000 रुपये मेरी इनकम है, इसमें से इतना इतना मैं क्या कर दूंगा, खर्च कर दूंगा, मेरे निजी उपयोग के लिए खर्च कर दूंगा। ठीक है, जैसे सपोज करो 10,000 मेरी अगर तनख्वाह है, ठीक, इसमें से मैंने घर के खर्चे के लिए 8,000 रुपये खर्च कर दिए, तो मैं वो बचत कितनी बच गई, 2,000 रुपये। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि जो मैंने कंजम्पशन के लिए खर्चा किया, निजी उपभोग व्यय में यदि मैं मेरी बचत जोड़ दूंगा तो मेरी भैया क्या आ जाएगी, व्यक्तिगत व्यय योग आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी, व्यक्तिगत व्यय योग आ जाएगी। भैया इतना तो मैं खर्च कर ही सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। क्लियर है। ये एक आप बात ध्यान रखना, मतलब कि व्यक्तिगत व्यय योग आय वह आय होती है, या कह लीजिए वह अधिकतम आय होती है जिससे एक व्यक्ति या परिवार किसी वर्ष में विभिन्न गुड्स और सर्विसेज के क्रय एवं उपभोग पर बिना अपनी संपत्तियों में कमी लाए हुए, ध्यान रखना, ऐसा नहीं घर का सामान बेच के भैया लेके आ रहा है, नहीं, बिना अपने घर की संपत्तियों को कम किए हुए, बिना कहीं से ऋण लिए हुए क्या करता है, व्यय करता है। ध्यान रखना, ये आपकी क्या कहलाती है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहलाती है। तीसरी बात, पर कैपिटा इनकम। ये फॉर्मूला और देख लेना, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। जैसे एक घर है जिसमें नाम लिखते हैं ना, चलो, एक राम
श्याम और दुर्गा, ये 3 भाई बहन है। 3 भाई बहन है, राम श्याम दुर्गा। राम कमाता है साहब 10,000 रुपये महीना, श्याम कमाता है 8,000 रुपये महीना, दुर्गा कमाती है 21,000 रुपये महीना। क्या 21,000 रुपये महीना। बड़ी बहन है, खूब होशियार है, खूब बढ़िया काम करती है, तो ये ज़्यादा पैसा कमाती है इनसे। ठीक है, अब मुझे बताओ इस घर की प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, कैसे बताओगे? 10, 8, 18 और 21, एक काम करता हूँ उसको 22 कर देता हूँ, तो 22 और 8 30 और ये हो गया 40। 40,000 है भैया। क्या है? 40,000 है। एक काम करता हूँ इसको बढ़ा के 15 कर देता हूँ, राम को 15,000, तो ये अपना हो जाएगा 45। तो इनकी एवरेज इनकम प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी? 15,000। लेकिन क्या वास्तव में 15,000 कमाते हैं क्या? नहीं, श्याम तो 8 ही कमाता है, दुर्गा 22 ज्यादा कमाती है 15 से। लेकिन हम जब भी प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय करेंगे तो हम औसत आय लेते हैं। क्या? जो भी देश में प्रति व्यक्ति आय है अर्जित कर रहे हैं, हम उसका क्या लेते हैं? औसत लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं? इसका एक फॉर्मूला है, उसको ध्यान कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है वो। पर कैपिटा इनकम, जो आपकी नेशनल इनकम है, या मैं कहूं जो आपकी राष्ट्रीय आय है, जो हमारी राष्ट्रीय आय है, इस राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग दे देंगे तो पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाती है। जैसे राजस्थान की आप देखते हो ना, जब आर्थिक समीक्षा पढ़ते हो कि साहब 1,07,000 इतनी इतनी आपकी इनकम हो गई, तो लगता है साहब मेरी तो 1 लाख कहाँ से हो गई। हाँ, मैं तो अभी नौकरी नहीं कर रहा, फिर देश की प्रति व्यक्ति आय या राज्य की प्रति व्यक्ति आय इतनी कैसे हो गई? वो ऐसे हो गई मित्र, एक आदमी 1 करोड़ रुपए भी कमा रहा है तो उसका क्या लिया जाता है? औसत लिया जाता है। स्पष्ट है? स्पष्ट है। चलिए, ये 3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में आ गए ना। चलो अब देखो, अगले हम पार्ट में चलते हैं जो हमारा सिलेबस का है। सिलेबस का अगला पार्ट क्या कहता है कि आपको ये जो नेशनल इनकम है इसको निकालने की, इसको कंप्यूटेशन करने की आपको विधि पूछी गई है। क्या? राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां क्या है सर? राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां, मेथड ऑफ नेशनल इनकम। अब मुझे एक बताओ, एक घर का ही अपन उदाहरण लेते हैं। राम श्याम दुर्गा, इन तीनों को कई उदाहरण लेते हैं। ये परिवार में 3 जने हैं, ठीक है। आप मुझे कैसे बताओगे साहब इनकी आय कैसे? ये एक परिवार है, इनके माता पिता और जोड़ लेते हैं। ये लो, दशरथ। दशरथ साथ कौन सी माई बढ़ाऊं? नहीं, दशरथ नहीं लेते, फिर अपन को वनवास भी देना पड़ेगा। राम के पिता बनाते हैं, ये लो, सत्यनारायण और उमा बना दिया। ठीक है मित्र, अब ये जो पूरा परिवार है, आपको इसकी आय बतानी है तो कैसे बताओगे? ये मान लो एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, खेती करता है, इनका ये काम है, या कोई बिजनेस करता है, तो कैसे बताओगे? एक तरीका तो ये है कि साहब सबकी इनकम के हिसाब से बताओगे, साहब इनकी आय एक तो इतनी है, इसी तरीके से तो बताओगे। दूसरा तरीका क्या है? अगर ये खेती करते हैं तो बताओगे साहब इनके खेत में इतनी उपज होती है, उसके हिसाब से इनकी इतनी आय होगी। सपोज करो 100 क्विंटल गेहूं है, तो 100 क्विंटल गेहूं के से आपने बता दिया साहब इनके 3,000 के भाव से 3 लाख रुपए की इनकम होती है। तो एक तो आय के माध्यम से आप बता सकते हो, एक कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं ये, उसके हिसाब से बता सकते हो। 2 विधियां तो ये हो गई ना। एक व्यय के हिसाब से भी तो बता सकते हो कि साहब कितना खर्चा कर रहे हैं ये, फिर जो बचत बच जाएगी वो जोड़ लेंगे, उसके हिसाब से अपन निकाल लेंगे। मतलब आय, व्यय और उत्पादन 3 प्रकार से आप ढूंढ सकते हो। नहीं ढूंढ सकते किसी की भी इनकम,
इसी प्रकार से किसी भी राष्ट्र की, किसी भी अर्थव्यवस्था की यदि आपको आय मापनी है तो ये तीन आपको फॉर्मूले लेने पड़ेंगे। ये तीन ही माध्यम है, कितना कमाता है, कितना खर्च कर देता है इसके हिसाब से देख लो, या कितना प्रोडक्शन होता है इसके हिसाब से देख लो। ये तीन माध्यम से ही आप क्या कर पाओगे भैया, ढूंढ पाओगे किसी भी देश की आय। स्पष्ट है? उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये तीन विधियां हैं राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां। उत्पादन विधि, आय और व्यय विधि। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वो हो गया अपना प्रोडक्शन मेथड। ये हो गया मित्र अपना प्रोडक्शन मेथड। उत्पादन विधि में क्या है, जो किसी देश में टोटल कितना उत्पादन हो रहा है उसको जोड़ लो, उसका आप क्या निकालोगे, जोड़ जाड़ के, लेकिन उसकी मौद्रिक मूल्य ज्ञात करोगे। ध्यान रखना, उत्पादन विधि के अंतर्गत एक फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होगा वही आपका क्या कहलाता है, प्रोडक्शन मेथड कहलाता है। क्लियर? और इसका हम बाजार मूल्य लेते हैं। इट मीन्स मतलब कि प्रोडक्शन मेथड का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से जो मैंने आपको डेफिनेशन बोली, इट रिलेट्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये आप मालूम कर लो तो भैया आपको प्रोडक्शन विधि के माध्यम से उस देश की आय के बारे में मालूम पड़ जाएगा। क्या डेफिनेशन बोली उत्पादन के लिए, एक वित्तीय वर्ष में, क्या एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वस्तुओं एवं सेवाओं, इनका अंतिम मौद्रिक मूल्य, क्या अंतिम मौद्रिक मूल्य ज्ञात कर लो आप। ठीक है ना, यही आपका क्या कहलाता है, उत्पादन विधि कहलाता है। क्लियर है? और बाजार कीमत पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस आप कर लेना, ये भी आपका उत्पादन विधि ही कहलाता है। क्लियर है? चलो, एक बात और समझो, ये जो उत्पादन विधि है ना, इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। जब उत्पादन विधि द्वारा हम जब भी नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन करते हैं, गणना करते हैं, तो हमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके घर पे, एक कार थी जिसका प्रोडक्शन हुआ और वो पहले बिक चुकी थी। जैसे सपोज करो मैंने खरीद ली, 10 लाख की मैंने खरीदी, तो हमारे जब देश की आय की गणना हुई तो भैया प्रोडक्शन में 10 लाख रुपए की जो गाड़ी मैंने खरीदी वो हमारे देश की आय में जुड़ गई। अब वही गाड़ी आपने भी वापस खरीदी 5 लाख रुपए में, तो ये तो 15 लाख की हो गई क्या? नहीं। इसीलिए जब भी हम उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो इसमें पुरानी वस्तुओं के सेल परचेज को शामिल नहीं करते हैं। पुराना क्रय विक्रय हम इसमें शामिल नहीं करते हैं, ध्यान देने वाली बात। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखना, ये एक वित्तीय वर्ष ही होगा, फाइनेंशियल ईयर में निकलती है ऐसा नहीं 2 साल की निकाल दो, 3 साल, कोई समय तो फिक्स करोगे ना। तो वित्तीय वर्ष के अंतर्गत हम इसकी गणना करते हैं। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि भैया वो लोहा था, लोहे से फिर वो कुर्सी बनी, कुर्सी से फिर वो होलसेलर के पास गई, होलसेलर से रिटेलर के पास गई, तो उसमें मध्यवर्ती कुछ वैल्यू जुड़ती चली गई थी। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो उसमें जो इंटरमीडिएरी गुड्स होते हैं, माध्यमिक जो वस्तुएं होती हैं उत्पादन प्रक्रिया में, उनके मूल्य को नहीं जोड़ा जाता। उत्पादन प्रक्रिया में
माध्यमिक मूल्य को नहीं जोड़ा जाता, इसका विशेष ध्यान रखना। क्लियर। एक और बात, जैसे कि अब मैं आता हूँ अपने उस पे, जैसे जनवरी में मेरी अपनी मिठाई की दुकान है, जनवरी में अपने पास 100 तो नहीं, 500 किलो आलू रखे थे, बड़ी दुकान है सब अपनी, क्या 500 किलो आलू रखे थे, या फरवरी में अपने 500 किलो आलू रखे थे। अब अगला वित्तीय वर्ष चालू हो गया 1 अप्रैल से, तो ये जो पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो स्टॉक रखा हुआ था, अब मैं जब गणना करूंगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की, अगले वित्तीय वर्ष की, तो पिछले साल के स्टॉक को भी जोड़ूंगा क्या। जैसे किसी फैक्ट्री ने कार का उत्पादन किया 2022 में किया, अभी तक बिकी नहीं, उसके पास रखी हुई है, लेकिन जो उसने उत्पादन किया उस प्रोडक्शन वैल्यू तो काउंट हो गई इकोनॉमी में। अब 2023 में क्या उस कार को मैं पुनः स्टॉक में रखे हुए को जोड़ूंगा क्या, नहीं। ऑब्वियस ही बात है, मतलब कि पिछले वित्तीय वर्ष में रखे स्टॉक के मूल्य की वृद्धि हम राष्ट्रीय उत्पाद को, या यूं कह लीजिए, नहीं, जो पुतला स्टॉक है उसको हम इसमें नहीं जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है मित्र, उसको नहीं जोड़ते हैं। क्लियर। एक और बात, अब जैसे हम तो भैया खेती करते हैं, अब हमने पीछे एक बगीचा लगा रखा है, बगीचे में हमारे फल फूल उगते हैं, सब्जी होती है, तो वो जो सब्जी उत्पादित करके हम उपयोग में ले रहे हैं, तो क्या उतना मूल्य भी क्या मैं राष्ट्रीय आय में जोड़ूंगा क्या, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ध्यान रखना। अब 130 करोड़ लोग की सब्जी जोड़ोगे तो डेली के आप देख लो कितना हो जाता है, क्या उसको जोड़ोगे क्या। तो ध्यान रखना, एक परिवार या गृहस्थ द्वारा, हाँ, खाली समय में अपने बगीचे में कोई फल सब्जी उगाते हैं, तो उसके मूल्य को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। जैसे कि आपकी छुट्टी पड़ी 1 महीने के लिए, आप अपने फार्म हाउस में चले गए, वहाँ आपने सब्जियां वब्जियां उगाई और बेच बाच दिया, तो वो भैया राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। क्लियर, ये ध्यान रखना। आप कुछ बातें हैं इनकी, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से अगला है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या है? अब देखो, इनकम मेथड में जैसे कि मैंने आपको उत्पादन क्रिया में कुछ फैक्टर्स बताए थे, जैसे उत्पादन क्रिया में क्या चाहिए, भूमि बताया था ना, है ना, भूमि बताया था, या इसको समझ लो कि मैंने उत्पादन क्रिया में क्या क्या दिया था, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी को कुछ प्रतिफल दिया था। मैं चारों लिख देता हूं एक बार, भूमि, श्रम, एंटरप्रेन्योरशिप भी लिख देता हूं। क्या रखा हो गया आपका, भूमि हो गया मित्र, श्रम हो गया, पूंजी और उद्यमी। कई बार क्या होता है, वो अंग्रेजी की हिंदी में दिमाग अटक जाता है, जबकि अपनी अंग्रेजी इतनी बढ़िया नहीं है, पर ये वायरस बीच बीच में कई बार आ जाता है। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, ये 3 हैं। भूमि के बदले में हम क्या देते हैं, हमने लास्ट में देखा था, लगान देते हैं। श्रम, श्रम के बदले में आप क्या देते हो, मजदूरी देते हो। और पूंजी के बदले में क्या देते हो, ब्याज देते हो। और उद्यमी को क्या देते हो, उद्यमी भैया लाभ कमाता है, यही देते हो ना। तो ये जो आय आपने करी है, ये जो फैक्टर प्रोडक्शन में आपने जो काम किया था, इसके बदले में आपको जो प्रतिफल मिला है, अब इस प्रतिफल को जब जोड़ लिया जाता है तो क्या हो जाता है आपका, ये इनकम मेथड के अकॉर्डिंग आपकी राष्ट्रीय आय आती है। क्लियर, इनकम मेथड के अकॉर्डिंग आपकी राष्ट्रीय आय मित्र हो जाती है। क्लियर, पुनः बोल रहा हूं, समझना। अब उत्पादन क्रिया में लगे जितने भी साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, ठीक है, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, इनके संयुक्त प्रयोग के द्वारा जो प्रतिफल मिलता है, हाँ, लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ, इन सबको आप जोड़ लोगे तो आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी, इनकी नेशनल इनकम आ जाएगी। क्लियर है। अच्छा, इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि राष्ट्रीय आय का आकलन एक वित्तीय वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के कुल जोड़ के रूप में किया जाता है। मतलब उस देश के निवासियों द्वारा जितनी कारक आय प्राप्त करी गई है उसको जोड़ लो, तो आपका ये क्या कहलाएगा, इनकम मेथड कहलाएगा। क्लियर है, समझ गए। चलो, सिंपल है, इसमें कोई लोड नहीं है ना, बहुत बढ़िया। चलो मित्र, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, जैसे उत्पादन विधि में हमने कुछ ध्यान रखा था, ऐसे आय विधि में भी कुछ गणना करते वक्त सावधानी रखनी चाहिए, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। जैसे ये जो वृद्धावस्था पेंशन होती है, ये आपको स्कॉलरशिप मिलती है। हाँ, कोई आपको अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भत्ता मिलता है, तो भैया ये जितने भी आपकी पेंशन भत्ते हैं, आपकी स्कॉलरशिप्स हैं, ये नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती हैं, ध्यान कर लेना। और जैसे आपने कोई गैर कानूनी कार्य किया, कोई चोरी करी, कोई सट्टेबाजी करी, कोई जुआ लगाया, तो यह भी आपके नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती है, ध्यान रखना। ऐसे ही आप कौन बनेगा करोड़पति में गए, 1 करोड़ रुपए कमा के आ गए, तो 1 करोड़ रुपए ना, ये आपकी फैक्टर इनकम में काउंट नहीं होता, क्योंकि आपने सारे काम ये वाले नहीं किए हैं। जैसे कोई लॉटरी लग गई, हाँ, या कोई पूंजीगत लाभ हो गया आपको, तो ये आपके नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती है। स्पष्ट है? क्लियर? अच्छा, अब आपको देखो पेंशन की बात आई तो तुरंत आपके दिमाग में फिर आना चाहिए कि साहब जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है, सेवानिवृत्ति जो पेंशन होती है, वो क्या इसमें काउंट होती है क्या नेशनल इनकम में? तो ध्यान रखना, ये जो सेवानिवृत्ति पेंशन होती है, ये सेवानिवृत्ति से पहले जो हमने सेवाएं दी थी, जो हमने कारक सेवाएं दी थी, उससे रिलेटेड होती हैं। इसलिए नेशनल इनकम की जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, तो आपके जो सेवानिवृत्ति की जो पेंशन आपको मिलेगी वह शामिल की जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता इसमें शामिल नहीं होगा इसकी कैलकुलेशन में। लिख लेना ये जो मैंने आपको बात बोली। क्लियर? अगला पॉइंट देखें, व्यय वाला। व्यय वाला सिंपल है भैया, इतनी आय हुई थी 10 रुपए, उसमें से 8 रुपए हमने खर्चा कर दिया। अब 8 रुपए खर्चा और उसमें बचत आप जोड़ लो, तो आपका क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर मेथड से निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब इसका एक फॉर्मूला खूब फेमस है, आप सब जानते हैं ना, सी। सी किसको डिनोट करता है? कंजम्पशन, उपभोग, इसको बोलते हैं सी, निजी उपभोग। और ये जी, ये क्या है? सरकारी उपभोग। क्या है? सरकारी उपभोग व्यय। मतलब कि सी तो हो गया आपका कि जो कंज्यूमर है ना, निजी रूप में जो है, उसने कितना उपभोग में खर्चा किया। और जी किसको डिनोट करता है? सरकार ने कितना उपभोग पे व्यय किया। क्लियर है? एक होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मतलब कि विनियोग व्यय, कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया, ये है। और एक होता है मित्र अपने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब निवल विदेशी निवेश, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। सपोज करो हमने एक्सपोर्ट किया 100 रुपए का और इंपोर्ट किया 80 रुपए का, तो 20 रुपए हम क्या है, प्रॉफिट में है भैया, विदेश में जो हमने निवेश किया या विदेश से जो हमने व्यापार किया। क्लियर है ना? इसको कैसे निकाल लो आप? बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है, सबको जोड़ दो। इट मीन्स ये जो व्यय हुआ है सारा व्यय जुड़ जाएगा, तो आपकी व्यय विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय निकल के आ जाएगी। क्लियर है? कोई संकट? चलो, अभी जो व्यय विधि है ना, इसमें छोटा सा मैं आपके साथ ये जो सी जे आई और एक्स माइनस एम है, इसके साथ थोड़ा सा आपको 2-3 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो और देख लो आप। जैसे जीडीपी है, जीडीपी इजिकल टू, मैं ये कह सकता हूं ना, कितना कंजम्पशन है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट मतलब व्यय किया है, और इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, इसको कर दोगे, जोड़ दोगे, तो आपकी सकल घरेलू उत्पाद आ जाएगी। अब ये क्या है? जीएनपी। क्या है मित्र? जीएनपी। ये जो जीडीपी है, ये क्या मित्र? जो आपकी जीडीपी है, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या बोला मैंने? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो इसमें और इसमें फर्क है, समझो आप। वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित है, और ये क्या है कि मैंने बाहर के देशों में कितना कमाया और बाहर के देशों ने हमारे यहाँ से कितनी कमाई करी, ये इससे रिलेटेड है। वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कि हमने प्रोडक्शन करके इतना एक्सपोर्ट किया और हमने बाहर से इतना इंपोर्ट किया। ये इसमें थोड़ा सा फर्क समझ के चलना। जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, अब सरल हो जाएगा आपके लिए। अब एनडीपी निकालना है आपको, तो क्या करना है?
ये जो जीडीपी है इसमें से क्या कर दो, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। एनएनपी निकालना है आपको तो और भी सरल हो गया। एनएनपी में क्या करना है, जीएनपी है, इस जीएनपी में से क्या कर दो, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। क्लियर है मित्र? तो आपकी व्यय विधि भी हो गई, आय विधि भी हो गई, और अपन ने प्रोडक्शन विधि भी देख ली मित्र, है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट अब फैक्ट्स की हम बातें कर लेते हैं जो भैया एग्जाम में पूछी जाती हैं। आ जाओ अगले पेज पे ले लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आजादी से पहले राष्ट्रीय आय की जो भारत में अनुमान हुआ था उसमें प्रति व्यक्ति आय के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है। आपको ध्यान देना है, मैं 2-3 इंपॉर्टेंट नाम बताऊंगा, उनको आप ध्यान रख लेना। एक आप ध्यान रखना, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी ने आकलन किया था, जो वेल्थ ऑफ ड्रेन है ना, धन निकासी का सिद्धांत इन्हीं ने दिया था। 1868 में प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, आइडिया लगाओ, 20 रुपए। पर कैपिटा इनकम कितनी थी, ये दादाभाई नौरोजी ने काउंट करी थी। क्लियर है? 1868। अब एक बात और ध्यान रखना, 1868 के बाद विलियम कर्जन ने भी काउंट करी थी नेशनल इनकम 1901 में। कर्जन ने 1868 उसने करी थी, कर्जन ने 1901 में। कर्जन के बाद था डिग्बी, हाँ विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी एक के बाद कितना आया था इसमें, विलियम डिग्बी ना, एक्चुअली मैं आपको बताना क्या चाह रहा था, हाँ कर्जन को तो डालो यहाँ पर, विलियम डिग्बी को रखो ऊपर। 1868, 1899, 1901। देखो दादाभाई नौरोजी ने 20 तय करी थी, स्पष्ट है। डिग्बी ने 1899 में कितनी बताई थी, 18 रुपए। और कर्जन ने भैया 2 साल बाद ही कितनी बताई दी थी, 30 रुपए पर कैपिटा बता दी थी। कितनी बता दी थी, 30 रुपए पर कैपिटा बता दी थी। क्लियर? एक और अपने हैं इकोनॉमिस्ट VKRV राव, सन 1931-32, ये आजादी से पहले की हैं। VKV राव 1931-32, इन्होंने कितनी बताई थी, लगभग 80-90 साल में भैया बढ़ के अपनी 3 गुनी हो गई थी। 62 रुपए बताई थी, 62 रुपए बताई थी। क्लियर? कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन पर ध्यान दे लो भैया, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ये तो थी स्वतंत्रता से पहले की बात। यदि मैं स्वतंत्र भारत की बात करूं तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले सरकारी अनुमान राष्ट्रीय आय का किसने लगाया था, वो भैया प्रोफेसर PC महलनोबिस थी, उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति गठित हुई थी, उसने भैया कैलकुलेट करी थी। ठीक है, 51 में इन्होंने इसका एक कैलकुलेशन करके दिया था, और उस समय देश की जो राष्ट्रीय आय बताई थी लगभग 8500 करोड़, लगभग 8650 करोड़ बताई थी। प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी उस समय, 250 रुपए के आसपास बताई थी, 246 रुपए के आसपास बताई थी। क्लियर? ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान, फर्स्ट नेशनल इनकम का अनुमान, कब की बात कर रहे हैं अपन, स्वतंत्र भारत की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, स्वतंत्र भारत की। 1948-49, कौन सी मिनिस्ट्री थी, कॉमर्स मिनिस्ट्री थी। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कैलकुलेट करके दिया था, और इसी के लिए हमने 1949 में PC महलनोबिस जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति गठित करी थी, है ना, कमेटी ऑन नेशनल इनकम।
राष्ट्रीय आय समिति गठित करी थी। क्लियर है। और इन्होंने क्या कैलकुलेट करके बताया था कि साहब 8,650 करोड़ रुपए, ये तो क्या है भैया, राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है। और 246 रुपए ये पर कैपिटा इनकम बताया था, ये पर कैपिटा इनकम बताया था। क्लियर है। हमारे यहाँ पे ये आंकड़े कौन जारी करता है? सीएसओ करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित और जारी किए जाते हैं। क्लियर है मित्र। कुछ फैक्ट्स और हैं, उनके बारे में भी मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, वो भी देख लो एक बार, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यदि पूछा जाए सबसे पहले आकलन किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी का ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी का ध्यान रखना। क्लियर है। और कौन कौन से नाम थे? वो क्या करता है, एग्जामिनर आपको 4 नाम दे देता है और पूछता है कि निम्न में से बताओ कौन सा स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आय का अनुमान इन्होंने इनमें से प्रस्तुत नहीं किया था। जैसे कि विलियम डिग्बी, एक आप ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी ध्यान रखना, एक नाम और रखना देसाई, देसाई और नटराजन, इनका भी नाम ध्यान रखना। क्लियर है। और यूं कहते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व सबसे साइंटिफिक अगर किसी ने कोई वैज्ञानिक अनुमान लगाया था नेशनल इनकम का, तो वो कौन था? VKRV राव साहब थे, जो 31-32 में मैंने आपको बताया ना। अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि स्वतंत्रता से पूर्व सबसे वैज्ञानिक, सर्वाधिक वैज्ञानिक अनुमान किसके माध्यम से लगाया गया था, तो बता देना VKRV राव के द्वारा किया गया था। स्पष्ट है। महलनोबिस जी जो है उन्होंने राष्ट्रीय आय समिति बनाई थी। हाँ, इस कमेटी के बारे में और ध्यान रखना, ये जो कमेटी बनी थी राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय समिति हेडेड बाय PC महलनोबिस। क्लियर है। 3 सदस्यीय कमेटी थी। कितने? 3 सदस्यीय कमेटी थी। एक तो हो गए PC महलनोबिस, और 2 और इनके साथ में मेंबर थे। कौन कौन थे? DR गाडगिल और VKRV राव। क्लियर है मित्र। DR गाडगिल, VKV राव, VKV राव है ना, VKRV राव, VKRV राव, इतना बड़ा नाम था इनका, VKRV राव। अगर राष्ट्रीय आय समिति के बारे में पूछो तो ध्यान रखना PC महलनोबिस की अध्यक्षता में गठित की गई थी। 2 इसके भैया सदस्य थे, DR गाडगिल और VKRV। 1949 में गठित हुई थी। रिपोर्ट 51 में इन्होंने सबमिट करी थी, रिपोर्ट 51 में सबमिट करी थी। क्लियर। अब देखो इसमें भी ध्यान देना, एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा खेल खेल सकता है। इन्होंने जो पहली रिपोर्ट दी थी वो तो दी थी 51 में, एक दूसरी रिपोर्ट और आई थी, हाँ, वो 1954 में दी गई थी। वो दूसरी रिपोर्ट कब दी थी मित्र? 1954 में प्रस्तुत करी थी। क्लियर है। सेकंड रिपोर्ट 1954 में की गई थी। और इंपॉर्टेंट बात तो क्या है, वर्तमान में राष्ट्रीय की गणना कौन कर रहा है? NSO, पूर्व में CSO द्वारा की जाती थी जारी। ठीक है। और ये जो NSO और जो CSO हैं, ये केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, ये ध्यान रखना है ना। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, MOSPI, किसके अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके अंडर में काम करती है। क्लियर है। अब कौन निकाल रही है? NSO निकाल रही है। और इसमें कौन सी कोई बात रह गई क्या मित्र? और तो करीबन सब सारी बातें हो ही गई अपने। हाँ, एक इनका बेस ईयर ध्यान रख लेना, बेस ईयर 11-12 है कैलकुलेशन का। वर्तमान में बेस ईयर 11-12 है, चेंज किया था लेकिन वापस 11-12 कर दिया। ठीक है मित्र। देखो ऑलमोस्ट जितनी भी बेसिक सारी बातें अपन ने कर ली हैं। अब आपको एक काम करना है, मैंने आपको बताया था वो घटना चक्र लिया ना आप, वो आएगी आर्थिक एवं सामाजिक विकास के नाम से, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो जरूर कर लेना।
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भैया अपनी ऑर्गेनाइजर बुक लिया ना, उसमें से इकोनॉमी वाले सेक्शन से सारे क्वेश्चन कर लेना, आपको ये वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था। चलिए मित्र, अपना नेशनल इनकम कंप्लीट हुआ। अब अपन मुद्रास्फीति देखेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।